देखिए, आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है सेल्फ इंडक्शन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं स्वप्रेरण। क्या कहते हैं? स्वप्रेरण। और आप इसके शब्दों को अगर देखेंगे तो इससे आपको इसके डेफिनेशन का थोड़ा बहुत हिंट मिल जाएगा। सेल्फ इंडक्शन मतलब होता है खुद से ही इंड्यूस होना, और हिंदी में भी उसका मतलब वही है कि स्वप्रेरण मतलब स्व यानी होता है खुद, खुद से प्रेरित होना। अब ये कैसे कंसेप्ट यहाँ पे इसका स्वप्रेरण का है, सेल्फ इंडक्शन का है, ये हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये कंडक्टर आपको दिख रहा है, ठीक है, और इसमें कॉपर वायर लिपटा हुआ है, ठीक है। एल यहाँ पे कंडक्टर है। ये जो कंडक्टर मैं आपको बता रहा हूँ, हाँ, एल एक कॉइल है जो सॉफ्ट, ये जो दिख रहा है ना, ये सॉफ्ट आयरन का एक रोड है जिस पर कॉपर का वायर लिपटा हुआ है, और उसके साथ फिर बैटरी, रियोस्टेट यानी करंट कंट्रोलर, और फिर प्रेशर की, और साथ में एक बल्ब भी जोड़ा गया है। तो इसका एक एक्सपेरिमेंट जो है वो हम समझेंगे ये कैसे जोड़ा गया है, ठीक है। तो चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब इसका फंक्शन जो है थोड़ी देर बाद हम समझेंगे, फिलहाल हम सेल्फ इंडक्शन का जो बेसिक डेफिनेशन है उसको पहले समझते हैं, फिर इसका एक्सपेरिमेंट क्या है उसको हम थोड़ा देर के बाद समझेंगे। जैसे मान लीजिए कि मान लीजिए कोई कंडक्टर है, ठीक है, सिंपल एक कंडक्टर में ले लिया, और इसके सिरों के बीच मैंने बैटरी या सेल लगा करके करंट फ्लो किया, ठीक है, करंट फ्लो किया मैंने। तो जब स्विच ऑफ था, स्विच क्या था जब, तो इसमें से होकर कोई करंट नहीं गुजर रही है, इसमें से कोई करंट नहीं गुजर रही है, नहीं गुजर रही है मतलब जब करंट ही नहीं गुजर रही है तो इसके चारों ओर मैग्नेटिक फ्लक्स बनने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कब प्रोड्यूस होता है? हाँ, हाँ, करंट फ्लो होगी तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। लेकिन जब स्विच ही ऑफ है तो चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगा। अब स्विच ऑन करूंगा मैं, करंट फ्लो होगी, करंट फ्लो होगी, इसका मतलब क्या है कि अब करंट जो कि पहले इसमें से गुजरने वाली करंट जो कि पहले कितनी थी, अब धीरे धीरे बढ़ेगी, जाएगी करंट उधर, ठीक है। अब करंट बढ़ रही है, उस कंडक्टर से होकर जा रही है। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे इसमें करंट बढ़ते जाएगी, जाते जाएगी, बढ़ते जाएगी, वैसे वैसे इसके चारों ओर का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी बढ़ता जाएगा। मतलब इस कंडक्टर से जो लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स है उसमें चेंजेस होगा। अभी तो तुम लोग बोले ना कि सर चारों ओर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा मतलब चेंज होते जाएगा, और उसके चेंज होने का कारण क्या है? करंट का जीरो से होकर बढ़ना। जब स्विच ऑफ था तो करंट जीरो थी, करंट जीरो थी तो नो मैग्नेटिक फील्ड। अब करंट जब फ्लो हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड का भी एग्जिस्टेंस आ गया, और मैग्नेटिक फ्लक्स भी बढ़ता जाएगा, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है ना। इस कंडक्टर से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। चेंज क्यों हो रहा है? क्योंकि करंट जीरो था तो मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो था, करंट बढ़ रही है तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी बढ़ रहा है, और बढ़ने का मतलब चेंज हो रहा है। और जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो उस कंडक्टर में एक इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो जाती है, आपको पता है ना। उस कंडक्टर में क्या प्रोड्यूस होती है? इंड्यूस्ड करंट। वो करंट अलग रहती है, और जो हम सेल के द्वारा जो करंट भेज रहे हैं ना वो अलग है। ये सोर्स करंट है जो हम भेज रहे हैं, लेकिन इसके मैग्नेटिक फ्लक्स में एक चेंजेस होने के कारण उसमें एक दूसरी वाली करंट भी प्रोड्यूस हो जाती है। मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने के कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की घटना घटित होती है, तो उसमें एक उसकी खुद की करंट प्रोड्यूस हो जाती है जिसका नाम क्या है? इंड्यूस्ड करंट। समझ में आया कि नहीं? कोई डाउट है? पक्का? अब जब उस कंडक्टर में इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो जाती है तो मन में एक प्रश्न उठता है कि सर उस इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन क्या होगा, कैसे फ्लो होगी? क्या वो इसी की डायरेक्शन में फ्लो होगी, क्या अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगी? ठीक है ना। अब इसमें काम करेगा लेंज का नियम। किसका नियम काम करेगा?
तो लेंज का नियम क्या कहता है, सुनो ध्यान से, लेंज लॉ क्या कहता है कि जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के द्वारा किसी कंडक्टर में, जब उस कंडक्टर से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स में जब चेंजेस होते हैं तो उस कंडक्टर में एक इंड्यूस्ड करंट जो प्रोड्यूस होती है वो उसी रीजन का, उसी कॉज का, यानी उसी कारण का विरोध करती है जिसके कारण वो खुद पैदा हुई है। तो अब मेरे को तुम लोग पहले ये बताओ कि यहाँ पे जो इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हुई है उसका कारण क्या है, पहले मेरे को बताओ उसका कारण क्या है। तो तुम लोग बोलोगे उसका कारण है मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होना। तो प्रश्न फिर उठता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने का कारण क्या है। तो तुम लोग बोलोगे करंट का फ्लो होना। करंट जो कि पहले फ्लो नहीं हो रही थी, अब नहीं हो रही थी मतलब जीरो से बढ़ रही है और बढ़ के आई हो रही है करंट, यानी कि अभी जो उसमें इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो रही है ना उसका कारण है करंट का बढ़ना। क्या कारण है? कौन सी वाली करंट का बढ़ना? मेन करंट का बढ़ना। क्योंकि देख ध्यान से सुनो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, फिर से मैं बता रहा हूं। अभी जब स्विच ऑफ था तो क्या था, इसमें से होकर कोई करंट पास नहीं हो रही है, चारों ओर मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं बने हैं, इस कॉइल या इस कंडक्टर से गुजरने वाला या लिंक्ड, इस कंडक्टर से लिंक्ड जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो जीरो है। जब स्विच ऑन करोगे तो करंट जो कि पहले जीरो थी अब जा रही है, अब करंट बढ़ रही है। तो करंट बढ़ रही है मतलब चारों ओर मैग्नेटिक फ्लक्स भी बदल रहा है, चेंज हो रहा है, इससे लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो इंड्यूस्ड करंट उत्पन्न होगी। यानी कि इंड्यूस्ड करंट का कारण सीधा सीधा क्या है? मेन करंट का बढ़ना, मेन करंट का। तो इसलिए इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन लेंज के नियमानुसार कुछ इस तरीके से होगी जो उस रीजन का, उस कॉज का अपोज कर सके जिसके कारण वो खुद पैदा हुई है। और अभी इंड्यूस्ड करंट पैदा क्यों पता है? क्यों पता है? क्योंकि वो मेन करंट बढ़ रही है ना, इसी कारण इंड्यूस्ड करंट अभी पैदा हुई है। क्योंकि मेन करंट बढ़ने से जो लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज हो रहा है और उसी के चेंज होने के कारण क्या हो रहा है? इंड्यूस्ड करंट पैदा हो रहा है। तो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन मेन करंट के बढ़ने को विरोध करेगा क्योंकि उसी कारण वो पैदा हुई है ना। लेंज का नियम क्या कहता है? लेंज का नियम बार बार अपने माइंड में दोहराओ। लेंज का नियम ये कहता है कि इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन इस तरीके का होगा, ऐसा होगा, इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन ऐसा होगा जो उस कॉज का विरोध कर सके जिसके कारण वो खुद पैदा हुई है। तो अभी कॉज क्या है वो तो सोचो, कॉज क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस। मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस क्यों हो रहे हैं? बिकॉज करंट बढ़ रही है। करंट, तो उसके करंट के बढ़ने का विरोध करेगी कौन सी वाली करंट? इंड्यूस्ड करंट। तो करंट के बढ़ने का विरोध कैसे करेगी इंड्यूस्ड करंट? जब वो उसके अपोजिट फ्लो होगी, यानी मेन करंट ऐसे जा रही है तो इंड्यूस्ड करंट जाएगी ऐसे, उल्टा, क्योंकि उसको उसका विरोध करना है। विरोध क्यों करना है? क्योंकि लेंज का नियम कहता है कि जिसके कारण वो उत्पन्न हुई उसी का विरोध करेगी। समझ में आया? पक्का? यानी जब सर्किट में, यानी इस कंडक्टर से गुजरने वाली करंट, यानी जब सर्किट में करंट की वैल्यू बढ़ेगी तो समझो इंड्यूस्ड करंट उसके उल्टा बहेगी ताकि उसको कम करे, कम करने की कोशिश करे, क्योंकि उसी कारण वो प्रोड्यूस हुई है। समझ में आया कि नहीं? अभी अगर नहीं समझ में आया तो भी चिंता की बात नहीं, क्योंकि इसका अभी आधा हिस्सा बचा हुआ है। अब सुनो, अब सर्किट में करंट फ्लो होकर के मैक्सिमम हो गई, मस्त। अब मैं स्विच को ऑफ कर रहा हूँ। स्विच को क्या कर रहा हूँ? ऑफ कर रहा हूँ। स्विच ऑफ करूंगा, यहां से करंट का सप्लाई होना बंद हो जाएगा। नहीं समझ में आएगा? अब करंट सप्लाई नहीं होगा तो उस कंडक्टर से जो करंट फ्लो हो रही थी अब एकाएक गिरेगी, करंट कम होगी। अब करंट क्या होगी? पहले करंट, पहले की कहानी में करंट को मैंने जीरो से बढ़ा के आई किया था, स्विच ऑन किया था तो करंट बढ़ी थी। अब स्विच ऑफ किया हूं तो वो बढ़ चुकी करंट वापस क्या होगी? अब करंट कम होगी तो इसके चारों ओर जो लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स है वो भी कम होगा। इसके चारों ओर जो लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स है वो कम होगा, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स में फिर चेंजेस होंगे। फर्क बस इतना है कि मैग्नेटिक फ्लक्स पहले कम से ज्यादा हो रहा था, लेकिन चेंज तो हो रहा है ना सर। तो चेंज होने के कारण फिर से इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगी। नहीं समझ में आया क्या? अब इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन कैसा होगा? तो फिर लेंज का नियम क्या कहता है? इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन ऐसा होना चाहिए कि वो उस कॉज का अपोज कर सके जिसके कारण वो, अब यहाँ पे भी आप अब बताओ कि अब जो इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हुई है उसका कॉज क्या है? स्विच को ऑफ किया मैं तो मेन करंट कम हो रही थी, उस कम होने के कारण मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ,
इसके कारण इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हुई। अब इंड्यूस्ड करंट की जिम्मेदारी है कि उस करंट का विरोध करे। तो अभी इंड्यूस्ड करंट क्यों पैदा हुई पता है? क्योंकि मेन करंट कम हो रही है, तो उसका विरोध कर सके। और उसका विरोध कब करेगी? जब वो उसका सपोर्ट करेगी। और सपोर्ट कब करेगी? जब, अच्छा अब दिमाग लगाओ, उसके कम होने का विरोध कब कर सकेगी? जब उसको बढ़ाने की कोशिश करेगी। और बढ़ाने की कोशिश करेगी मतलब उसी डायरेक्शन में जब फ्लो होगी। हाँ, विरोध करने का मतलब क्या है कि जो चीज उसमें हो रही है उसका विरोध करना। अगर वो मेन करंट, भाई स्विच ऑफ करने पर मेन करंट कम हो रही है तो मेरे को उसका विरोध करना है, कम मत हो मत हो। तो ऐसा कब हो पाएगा? जब वो उसी डायरेक्शन में फ्लो होकर उसको बढ़ाने की कोशिश करेगी। ये समझ में आया क्या? इसका मतलब क्या है? जब स्विच ऑन करते हैं अपन तो मेन करंट बढ़ती है, तो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन मेन करंट के अपोजिट हो जाती है, ताकि वो उसके उसी बढ़ने करंट तो खुद उत्पन्न हुई है, प्रोड्यूस हुई है, तो उसके बढ़ने का विरोध करने के लिए उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होती है। कौन सी वाली करंट? और जब स्विच ऑफ करते हैं तो मेन करंट की वैल्यू कम होने लगती है। अब जो इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हुई है तब उसको मेन करंट के घटने का विरोध करना है। तो वो घटने का विरोध कब कैसे कर सकेगी? जब उसी के डायरेक्शन में फ्लो होगी, ताकि तू कम मत हो, मैं तेरे साथ हूं, इस तरीके से। समझ में आया? हाँ ठीक है। अब देखो, अब अपन आगे बढ़ते हैं। एक कंसेप्ट क्लियर हुआ? आप बोलोगे सर ये समझ में तो आ गया, अब इसका मैं आपको प्रायोगिक प्रदर्शन करके दिखा रहा हूं, यानी एक्सपेरिमेंटल जो है प्रदर्शन हो रहा है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए। चलिए ध्यान से देखिएगा सब लोग। तो ये सॉफ्ट आयरन का एक टुकड़ा है। सॉफ्ट आयरन के टुकड़े में मैंने कॉपर वायर लपेटा हुआ है, और इस तरीके से आपको ये कॉम्बिनेशन दिख रहा है। एक बल्ब दिख रहा है, रियोस्टेट दिख रहा है, प्रेशर की दिख रहा है। स्विच ऑन करेंगे यहाँ से, और यहाँ से करंट फ्लो होगा। स्विच ऑन करते साथ करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा तो बल्ब जलेगा। नहीं जलेगा क्या? बल्ब चलेगा, सीधी सी बात है। वो करंट इधर भी जाएगा, तारों में जाएगा, और बल्ब जलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मगर मगर मैं देखता हूं कि जैसे ही मैं स्विच ऑफ करता हूं, जैसे ही मैं क्या करता हूं, तो ये तो तय है कि सर स्विच ऑफ करने के बाद बल्ब बंद हो जाएगा। मगर स्विच ऑफ करने के बाद ये बल्ब बंद होने के ठीक पहले जोरदार जलता है। ठीक वैसे ही जैसे दिया बुझने के पहले फुस करके फुट बुझ जाता है। देखो दिया जैसे हवा चलती है तो बुझने के पहले वो जोरदार जलता है एक पल के लिए। तो वैसे ही ना स्विच ऑफ करने पर ये बल्ब जो है एक क्षण के लिए, पल भर के लिए तेज लाइट से एकदम जलता है, जगमग करके फिर बुझ जाता है। तो कारण क्या है सर? कारण क्या है? कारण इसका इस कंसेप्ट में छिपा हुआ है जो मैंने आपको बताया। याद करो, मैंने जब स्विच ऑफ किया था तो क्या हुआ था? हाँ, मेन करंट कम हो रही थी, वो तो ठीक है। मेन करंट कम हो रही थी वो तो ठीक है, यानी मेन करंट कम हो रही तो बल्ब का बुझना तो लाजमी है, जायज है। मगर मगर स्विच ऑफ करने से यहाँ पे एक इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो रही थी जो मेन करंट को बढ़ाने की कोशिश कर रही थी। याद करो, याद है आपको? उसी वो यहाँ पे भी होगा। वो सीधी सी बात है भाई, तुम स्विच ऑन करके करंट फ्लो करवाए तो ये जो आपको दिख रहा है कंडक्टर है, इसके चारों इसके चारों ओर लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा। ठीक है, बढ़ने दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तुम जब इसको क्या किए, ऑफ किए, तो वही फ्लक्स एकाएक घटेगा भी, और वो घटेगा तो इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगी। और इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो रही है, वो अभी क्यों हो रही है? मेन करंट के एकाएक कम होने के कारण प्रोड्यूस हो रही है। तो उसके कम होने का विरोध करना है इसको, तो वो कब कैसे कर पाएगी? जब वो उसी डायरेक्शन में फ्लो होगी। इसलिए मेन करंट कम होती है, जीरो होती है, लेकिन जीरो होते टाइम वो इंड्यूस्ड करंट के पैदा होने के कारण ये जो बल्ब है एक पल के लिए तेजी से जलता है फिर बुझ जाता है। वो उसके पीछे किसका कमाल रहता है? इंड्यूस्ड करंट का। समझ में आया कि नहीं बताओ? ठीक है, तो मेन जो है ये जो कॉइल आपको दिख रहा है, ये जो लोहे का जो टुकड़ा है जिस पर कॉपर वायर लपटी हुई है, इससे जो लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स है वो एकाएक कम होता है स्विच ऑफ करने पे। सो उसमें जो इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होती है उसी के कारण जो बल्ब है वो एकाएक जलता है।
कितने देर के लिए? हाँ, वेरी गुड। ओके, तो ये हमारा जो एक्सपेरिमेंटल प्रदर्शन था, यानी कि प्रायोगिक प्रदर्शन था, वो ये खत्म हुआ, सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, चलिए अब देखिए सेल्फ इंडक्टेंस या कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। दिस इज न्यू टॉपिक, वेरी सिंपल टॉपिक। आपको एक बार में ये समझ में नहीं आएगा, एक बार और पढ़ना पड़ेगा फिर आपको, ठीक है, फिर आपको समझ में आ जाएगा। देखो, सबसे पहली बात तो, जैसे मान लीजिए कोई कॉइल है, अगर उसमें केवल एक बार फेरा है, यानी कि एक टर्न है उसमें, तो उससे अगर मान लो जो लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स है, अगर वो फाई है, क्या है? अगर मान लो इसी कॉइल में अगर एक फेरों के बजाय 2 फेरे, 3 फेरे, 4 फेरे, 5 फेरे, एन फेरे हो, कितने फेरे हो? एन नंबर ऑफ टर्न्स हो, एन नंबर ऑफ टर्न्स, तो टोटल लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो जाएगा? एन फाई हो जाएगा। एन का गुणा करना पड़ेगा, ठीक है, या एन फाइव बी, बिकॉज मैग्नेटिक फ्लक्स है तो हम बी बोल देते हैं, एन फाइव बी बोल देते हैं, है नहीं भाई? अब एक बात बताओ कि प्रश्न ये उठता है सर कि ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, वो तो ठीक है कि सर इसमें कॉइल में आप करंट फ्लो कराओगे, मान लो इसका एक सिरा यहाँ निकाला, एक सिरा यहाँ निकाला, और इसमें मैं इसके सिरों के बीच मैंने सेल और ये सब जोड़ जाड़ के रेडी कर दिया इस सर्किट को, और इस कॉइल में क्या फ्लो हो रही है? करंट फ्लो हो रही है। तो कॉइल में करंट फ्लो होगी तो इससे मैग्नेटिक फ्लक्स जो कनेक्टेड होगा, लिंक्ड होगा, वो कितना ज़्यादा या कितना कम होगा, ये किस पर डिपेंड करेगा? फ्लो होने वाली करंट पे। नहीं होगा क्या? ज़्यादा करंट फ्लो होगी तो ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो डायरेक्ट इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एकदम सरल सी बात है सर। और जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लेते हैं, यहाँ जो कांस्टेंट है ना, एल लेना है, और एल को ही हम लोग बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस या कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, यही है। एल की वैल्यू निकालने के लिए आपको एन फाइव बी अपॉन आई करना पड़ेगा, ये हो जाएगा। कोई डाउट है क्या? डाउट है तो बता दीजिए। अब सुनिए मेरी बात, अब मैं आपको एल की डेफिनेशन बता रहा हूं। इफ आई इज इक्वल टू 1 एम्पियर, आई इज इक्वल टू कितना एम्पियर, देन एल की वैल्यू कितनी मिलेगी? देखो, आई को 1 रखोगे तो एल इक्वल एन फाइव भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो इसका मतलब क्या है कि किसी भी कंडक्टर या किसी भी कॉइल का, है ना, किसी भी कॉइल का जो सेल्फ इंडक्टेंस है, किसी भी कॉइल का जो सेल्फ इंडक्टेंस है, वो उस मैग्नेटिक फ्लक्स के बराबर होता है जब उस कॉइल में हम 1 एम्पियर का करंट फ्लो करवाते हैं, तो उसे जो लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स होता है उसी को बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। जब उस कॉइल में कितना करंट फ्लो करवाते हैं, तो 1 एम्पियर करंट फ्लो कराने से जो उससे लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स, ये पूरा उससे लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स है ना, एन का गुणा क्यों होता दिख रहा है? हाँ, तो एन का गुणा तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स है, वो किसके बराबर दिख रहा है? एल के बराबर, और एल क्या है? सेल्फ इंडक्टेंस। लेकिन ये बराबर कब आया? जब आई को तुमने कितना रखा? सीरीज बात है, जब किसी कॉइल में 1 एम्पियर करंट फ्लो कराते हैं तो उससे लिंक्ड जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है उसी को बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। क्या इजी है बताओ? क्या टफ है बताओ इसमें, है ना? तो ये वैसे लिखा है, देखो तो, ठीक है। अब इसकी मैं आपको दूसरी डेफिनेशन बता रहा हूँ। कौन सी डेफिनेशन? दूसरी डेफिनेशन, ईएमएफ का क्या होता है बताओ? फॉर्मूला फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से हम लोग ई का फॉर्मूला ये वाला डिराइव किए थे, याद है आपको? याद है कुछ? चलिए एन को अंदर खींच लो, अब एन फाइव बी यानी कि रख लो एल आई, तो कितना होगा बताओ? क्लियर है? एल को बाहर ले लो तो कितना होगा? माइनस डी फाइव डी आई बाई डी टी बचेगा, ई बचेगा। अब यहाँ पे आप डी आई बाई डी टी को 1 रख लो, एम्पियर। 1 एम्पियर एक्चुअली क्या है? 1 एम्पियर प्रति सेकेंड होगा,
बिकॉज टी टी का डी आई बाई डी टी है, तो टी का डिवाइड है, समय का मात्रक भी लिखना पड़ेगा। डी आई बाई डी टी को अगर तुम 1 रख रहे हो तब क्या बचेगा बताओ? बचेगा इतना। ठीक है, इसमें संख्यात्मक रूप से लेने के लिए ना माइनस को हटा दिया है, यानी कि माइनस हटा करके हम इसको क्या बोलते, न्यूमेरिकली, न्यूमेरिकल मतलब हम केवल मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, साइन को भी इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, अब बताओ चलो, तुम लोग बोलोगे सर ये काम क्यों कर रहे हो? बिकॉज हम एल को डिफाइन करना चाह रहे हैं। एल को डिफाइन हम एक तरीके से कर चुके हैं, एक तरीके से एल को डिफाइन कर चुके हैं। सेल्फ इंडक्टेंस को डिफाइन करने का एक तरीका देख लिए कि जब किसी कॉइल में करंट फ्लो कराते हैं 1 एम्पियर की, तो उससे लिंक्ड जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स, वो सेल्फ इंडक्टेंस के बराबर होता है, वही होता है। अब बताओ यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस किसके बराबर दिख रहा है? ईएमएफ के बराबर दिख रहा है। कौन सा ईएमएफ है? ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है। लेकिन ये कब दिखा इसके बराबर? जब तुमने डी आई बाई डी टी को कितना रखा, और डी आई बाई डी टी 1 रखने का मतलब क्या पता है? ये है डी आई बाई डी टी मतलब होता है समय के साथ करंट में चेंजेस। समय के साथ मतलब यूनिट टाइम में करंट में चेंज कितना हो रहा है? यूनिट टाइम में करंट में चेंज अगर कितना हो, 1 एम्पियर प्रति यूनिट टाइम, मतलब वही है कि 1 सेकंड में अगर करंट, मतलब अगर इस कॉइल से फ्लो होने वाली करंट में समय के साथ जो करंट में चेंजेस हो अगर 1 एम्पियर हो रहा है, यानी कि 1 सेकंड में अगर 1 एम्पियर करंट कम ज्यादा हो रही है, चेंजेस हो रहे हैं, तब उस, अब ऑब्वियस सी बात है, करंट चेंज होगी तो लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। करंट बढ़ने से बढ़ेगा, घटने से घटेगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो चेंज होगा, उस मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से उसमें एक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ। वही इंड्यूस्ड ईएमएफ सेल्फ इंडक्टेंस कहा जाएगा, के बराबर होगा मतलब। लेकिन कौन सा इंड्यूस्ड ईएमएफ एल के बराबर होगा? जब करंट में टाइम के साथ जो चेंजेस है वो कितनी होनी चाहिए? यूनिट होनी चाहिए। डी आई बाई डी टी कितनी होनी चाहिए? हाउ 1 होनी चाहिए। डेफिनेशन देखो लिखा है सेम टू सेम। धारा परिवर्तन की दर इकाई होना चाहिए, यानी कि रेट ऑफ चेंज इन करंट, रेट ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वो यूनिट होना चाहिए। रेट ऑफ चेंज इन करंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अगर यूनिट हो, देन जो इस कॉइल से, इस कॉइल में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो जितना भी होगा वो सेल्फ इंडक्टेंस के बराबर होगा, मतलब बराबर होगा। और एल का जो यूनिट है एसआई सिस्टम में, सेल्फ इंडक्टेंस या कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, इसका यूनिट होता है हेनरी। क्या होता है? इसको एच से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? एच से। ठीक है, तो ये हो गया। अब सुनो, इस हेनरी वैसे बहुत बड़ा यूनिट होता है, हम लोग छोटे यूनिट्स का भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे 1 मिली हेनरी मतलब 10⁻³ हेनरी, और 1 माइक्रो हेनरी मतलब 10⁻⁶ हेनरी। ध्यान रखिए इस बात को, बुक में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। और एल यानी जो सेल्फ इंडक्टेंस है, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन है, एक अदिश राशि है, अर्थात दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इसमें कोई डायरेक्शन होता नहीं है। इसमें क्या नहीं होता है? डायरेक्शन होता नहीं है, डायरेक्शन। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, अब मैं इसके डायमेंशनल फॉर्मूला भी आपको निकाल के बता सकता हूँ। बताऊँ क्या? चलिए डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते हैं सेल्फ इंडक्टेंस का। सब लोग ध्यान से देखिए, एल का वैल्यू यहाँ से निकालिए, एल का वैल्यू यहाँ से निकालिए, तो ई के बटे में डी आई बाई डी टी लाना पड़ेगा। माइनस को भी इग्नोर करो बिकॉज हम केवल अभी डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना चाहते हैं। तो ये ऐसा हो गया। डाउट है क्या? नहीं। अब ई का मतलब ईएमएफ है। ईएमएफ का डेफिनेशन होता है यूनिट चार्ज को पूरे सर्किट में घुमाने में किया गया कार्य, याद है? तो उसका मतलब W/Q याद है? भुला गया इसका पुराना डेफिनेशन मतलब। चलो ये डी आई बाई डी टी हो गया, है ना? चलिए अब क्या होगा बताओ, पलट दो क्या इसको? पलटेंगे तो क्या होगा बताओ? W/Q dt अपॉन di। चल देखो भाई, वर्क
डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया, अभी रुक जा। तो डब्ल्यू का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? एम एल टू टी माइनस टू। क्यू के लिए आपको पता है एटी लिखते हैं। ये कौन है? कहाँ? रुकना रुकना, ये डब्ल्यू का हो गया। क्यू के लिए एटी लिखते हैं बिकॉज आई इक्वल क्यू बाई टी, क्यू इक्वल एम्पियर और इंटू टाइम, और ये टी डी टी मतलब केवल समय, और करंट के लिए केवल ए आएगा। एम्पियर लिखते हैं ना सर, एम्पियर। अब हिसाब किताब लगाओ तो देख, ये टी से टी कट जाएगा, ए इस पर होगा, ऊपर चढ़ेगा तो ए माइनस टू हो जाएगा, तो क्या बचेगा बताओ बोला? एम एल टू टी माइनस टू। ये थी आंसर आ गया। डायमेंशनल फॉर्मूला इतना ही चाहे होगा, देख लेना। और हो भाई, सेम टू सेम आया है। चलिए फ्रेंड्स, एक न्यूमेरिकल देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वाला है। द करेंट पासिंग थ्रू द इंडक्टर इज चेंजिंग फ्रॉम 2 एम्पियर टू 0 एम्पियर। मतलब करंट यहाँ कम हो रही की बढ़ रही है? साफ साफ पता चल रहा है कि ये देखो 2 एम्पियर से 0 एम्पियर हो रही है, मतलब बढ़ नहीं रही है, घट रही है। ठीक है, इन 5 सेकेंड। अच्छा, ये करंट कितने देर में कम होती है? इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप्स इन अ कॉइल इज 5 वोल्ट। ये ईएमएफ की वैल्यू बता रहे 5 वोल्ट। फाइंड सेल्फ इंडक्टेंस। अच्छा, प्रश्न ये उठता है कि सर इसमें आप फॉर्मूला कौन सा लगाओगे? मैंने आपको यहाँ पे 2 फॉर्मूले बताए। पहला फॉर्मूला मैंने आपको बताया L इज इक्वल टू एन फाइव बी अपॉन आई वाला, और दूसरा फॉर्मूला जो आपके सामने आपको दिखाई दे रहा है E इज इक्वल टू, साफ साफ पता चल रहा है, माइनस एल डी आई बाई डी टी। आप बोलोगे सर दोनों फॉर्मूला ठीक है, हमको निकालना है सेल्फ इंडक्टेंस अर्थात एल की वैल्यू। एल तो इसमें भी उसमें भी है, फिर हम फॉर्मूला यूज कौन सा करें? तो आप ये सोचो कि क्वेश्चन में क्या दिया है, ये देखो, इस फॉर्मूले में फ्लक्स है। क्या क्वेश्चन में आपको फ्लक्स का नामो निशान है क्या? नहीं है सर, तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। क्या क्वेश्चन में आपको चेंज इन करंट के बारे में कुछ कहा गया? यस, करंट 2 एम्पियर से 0 एम्पियर होती है। व्हाट इज डी आई? चेंज इन करंट। टाइम भी दिया बाबा, वो देखो यही वाला फॉर्मूला लगेगा। तो इसको मैं फॉर्मूले को मैं यहाँ से हटा देता हूँ और यही फॉर्मूला यहाँ पे लगने वाला है। तो सर देखिए, ईएमएफ की वैल्यू कितनी वोल्ट है? 5 वोल्ट। इसके जगह 5 लिख देता हूँ। ये माइनस एल की वैल्यू निकालनी है। चेंज इन करंट मतलब बाद वाली करंट माइनस पहले वाली करंट, तो बाद में 0 हो गई, पहले 2 थी, है ना? एम्पियर है रे, 2 एम्पियर से 0 एम्पियर हुई है, तो 2 0 माइनस 2 कितने सेकंड में हुई है? तो 5। ये 5, 0 माइनस 2 यानी -2, -2 इंटू -2 यानी कि 2 इंटू एल, और ये 5। समझ में आया कि नहीं बताओ? और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2L इक्वल 25, 5 पंजम 25, और L की वैल्यू आएगी 25/2, काटोगे तो 12.5, 25 का आधा 12.5, और ये L की वैल्यू आ गई 12.5 हेनरी। हेनरी मतलब आ गया 12.5। देखो आंसर आया कि नहीं है? आ गया आ गया आ गया। तो बताइए, ये न्यूमेरिकल सही तो था, लेकिन मतलब कठिन था कि सरल है? बहुत इजी था। ऐसे ही न्यूमेरिकल्स बहुत इजी होते हैं। सो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आपसे बनने चाहिए, और ये टॉपिक यहाँ पे समाप्त होता है।